जय हिंद साथियों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का यहाँ पर भूगोल का पेपर आज आयोजित हो चुका है। राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 भूगोल का पेपर आज आयोजित हो चुका है और यहाँ पर आपके सामने कुल यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में। तो इसके उत्तरमाला की हम जांच करेंगे कि क्या उत्तरमाला इसकी रहने वाली है और आपका जो वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप इसकी भी आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए थे परीक्षार्थियों के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनेशन। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। दूसरा दिया गया था सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा जो दिया गया था प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। चौथा जो निर्देश दिया गया था जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। पांचवा निर्देश दिया गया था प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि या अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के ही प्रश्न को सही माना जाए। छठा निर्देश दिया गया था प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। और सातवां जो विकल्प जो निर्देश दिया गया था प्रश्न क्रमांक 21 और 22 आपको मानचित्र कार्य से संबंधित दिया गया था और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, 21वां और 22वां। जो आपका मानचित्र दिया गया था वो विश्व और भारत का मानचित्र दिया गया था। यहाँ पर खंड ए देखो, सबसे पहले यहाँ पर खंड ए आता है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला जो प्रश्न था यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो संसाधन भूगोल हो जाएगा। अगला प्रश्न जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म कौन से हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म कौन से हैं। पहला ऑप्शन खनिज नगरीकरण, दूसरा ऑप्शन भू आकृति औद्योगिकरण, तीसरा ऑप्शन जलवायु भू आकृति और चौथा ऑप्शन मृदाई नगरीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, खनिज नगरीकरण। अगला प्रश्न था यहाँ पर उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। पहला ऑप्शन लिंग संगठन, दूसरा ऑप्शन आयु संरचना और तीसरा ऑप्शन व्यावसायिक संरचना और चौथा ऑप्शन सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्तर ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन ए है प्रो अमर्त्य सेन, ऑप्शन ब है एलन सी सैंपल, ऑप्शन सी है डॉक्टर महबूब उल हक और ऑप्शन द है रेट जेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर महबूब उल हक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है पांचवा और पांचवा में जो प्रश्न पूछा गया फल प्रसंस्करण और मिष्टान है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में उद्योग दिए गए हैं। इन उद्योगों में वह उद्योग कौन सा है जो फल प्रसंस्करण और मिष्टान है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन खनिज आधारित उद्योग, दूसरा ऑप्शन भोजन प्रसंस्करण उद्योग और तीसरा ऑप्शन रसायन आधारित उद्योग और चौथा ऑप्शन पशु आधारित उद्योग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भोजन प्रसंस्करण उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। ब ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपने क्या उत्तर किया है और आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर ऑप्शन ए है विषैली धातुएं और ऑप्शन ब है कीटनाशक और ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन द है जैव और जीवाणुक संदूषण। तो भारतीय नदियों में जो प्रदूषण का प्रमुख कारण रहा है वह रहा जैव और जीवाणुक संदूषण। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न
7वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रो अमर्त्य सेन, ऑप्शन ब है कंवर सेन, ऑप्शन स है इंदिरा गांधी और ऑप्शन द है महबूब उल हक। जो इसका सही आंसर होगा वो इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना कंवर सेन ने दी थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर? तो ऑप्शन ए है हर हर गंगे, ऑप्शन स है गंगा ग्राम कार्यक्रम, ऑप्शन ब है नमामि गंगे और ऑप्शन द है गंगा बचाओ कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा, नमामि गंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा प्रदूषण, देखो प्रदूषण जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, महासागरीय प्रदूषण होता है, इस प्रकार से कई प्रदूषण होते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, तो आपको ध्यान देना है स्थान विशिष्ट कौन सा प्रदूषण होता है। यहाँ पर ऑप्शन है जल प्रदूषण, ऑप्शन ब है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन स है वायु और ऑप्शन द है महासागरीय प्रदूषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ब हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। आगे जो प्रश्न संख्या 2 है, इस प्रश्न संख्या 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट जो आया था वो आया था कि खालिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस कृषि की विशेषता है? तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना था अंगूर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो अंगूर हो जाएगा, खालिस्तान में अंगूर आ जाएगा। अगला यहाँ पर जो सेकंड पूछा गया था वो परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में परिवहन में क्रांति खालिस्तान के इंजन के आविष्कार के बाद आई। किस इंजन के आविष्कार के बाद यहाँ पर परिवहन में 18वीं शताब्दी में जो क्रांति आई वो किस इंजन के आविष्कार के बाद आई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका भाप हो जाएगा। तो भाप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है, तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को कौन सा प्रतिरूप कहते हैं? तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्ररूप को हम कौन सा प्रतिरूप कहते हैं? तो यहाँ का जो सही आंसर होगा वो वर्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा, वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, देश की पहली सफल आधुनिक मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो मुंबई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मुंबई इसका सही आंसर आ जाएगा। देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई नामक स्थान में की गई। प्रश्न संख्या 3 है, जहाँ पर आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे और कुल यहाँ पर 4 प्रश्न आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो प्रश्न पूछा गया, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो प्रकृति जब अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, तो यहाँ पर जो विचारधारा आती है वो यहाँ पर संभववाद विचारधारा आती है। संभववाद विचारधारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो यूएनडीपी का पूरा नाम आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लिख कर आ गए होंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। तो आप 2 प्राथमिक क्रियाएं कोई सी भी लिख सकते थे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कृषि क्रिया, खनन, भोजन, संग्रहण, जो आखेट है, शिकार करना, इस प्रकार से जो भी आती है आपको प्राथमिक क्रियाओं में, वो किन्हीं 2 का नाम यहाँ पर लिख देना था आपको। कृषि, खनन, यानी कि हम मान कर चले कृषि और जो आखेट है वो ज़्यादातर बच्चे लिख कर आते हैं, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की हम बात करें, हरियाली क्या है। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न पूछा गया था, हरियाली क्या है। देखो हरियाली जो है वो एक जल संभर परियोजना है। यह हरियाली परियोजना जो है वो एक जल संभर परियोजना है और यह देखो सबसे पहले यह एक जल संभर परियोजना है, जल संभर परियोजना। और मैं बात करूं केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हरियाली परियोजना एक जल संभर परियोजना है और यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था खंड ब में। देखो खंड ए हमने आंसर कर लिया है, खंड ब सेक्शन बी जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 4 है, जनघनत्व को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जो जनघनत्व को परिभाषित या जनघनत्व किसे कहते हैं या जनघनत्व से क्या से, ये सभी एक ही है, आपको ध्यान देना है। जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक निश्चित स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और इसका जो सूत्र निकल कर आता है वो जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल निकल कर आता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न संख्या 5 है, मानव विकास के 2 उपागम बताइए। मानव विकास के 2 उपागम बताइए। तो यहाँ पर आप बता सकते थे आय उपागम, पहला है आय उपागम और दूसरा जो आता है वो आता है कल्याण उपागम। पहला आय उपागम और दूसरा कल्याण उपागम। इस प्रकार से आप लिखकर आ सकते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं बताइए। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हम बात करें यंत्रीकरण इसकी विशेषता आ जाएगी। और एक विशेषता आ जाएगी जैसे प्रौद्योगिकी ध्रुव। इस प्रकार से आप लिख कर आ सकते थे। ये तो मैं आपको शॉर्ट से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी छोटी स्क्रीन पर बड़ा उत्तर नहीं लिखा जा सकता। आधुनिक बड़ी पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण की 2 विशेषताएं हैं वो यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी ध्रुव आ जाता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आपसे, स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग क्या है। तो स्वच्छंद उद्योग को स्वतंत्र उद्योग भी कहा जाता है। देखो स्वच्छंद उद्योग को स्वतंत्र उद्योग भी कहा जाता है। और यह जो उद्योग होते हैं वो प्रदूषित रहित उद्योग होते हैं। स्वच्छंद उद्योग स्वतंत्र उद्योग होते हैं। स्वच्छंद उद्योग को स्वतंत्र उद्योग के भी कहा जाता है और ये प्रदूषित रहित उद्योग होते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। वृहद ट्रंक मार्ग, देखो वृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग को ही कहा जाता है। यहाँ पर याद रख लेना है आपको, उत्तरी अटलांटिक मार्ग को ही वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। और विश्व का जो अधिकतर व्यापार होता है ना, विश्व का अधिकतर व्यापार वृहद ट्रंक मार्ग से ही होता है। यह हम कह सकते हैं कि यह अत्यधिक व्यस्त मार्ग होने के कारण वृहद ट्रंक मार्ग कहलाया। इस प्रकार से आप लिखकर आ गए होंगे। प्रश्न संख्या 9 है, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बना दिया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। तो ये प्रश्न आप अपने दिमाग से कर सकते हो और किया भी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी ने अलग अलग किया है, तो आप देख लेना इसको।
प्रश्न संख्या 10 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह भी आपको अपने दिमाग से करना था, कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 11 है, प्रवास की धाराएं बताइए। देखो, प्रवास की जो धाराएं हैं वो दो प्रकार की होती है, याद रखना। प्रवास की धाराएं दो प्रकार की होती है। पहली जो प्रकार आता है वो आता है एक आंतरिक प्रवास, और दूसरा जो प्रवास आता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। पहला आंतरिक प्रवास और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इस प्रकार से आप करके आए होंगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा था गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए। तो गैरीसन नगर एक छावनी नगर होते हैं। गैरीसन नगर छावनी नगर होते हैं। यहाँ पर जो है सैन्य अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर सैनिकों के द्वारा सैन्य अभ्यास किया जाता है। और हम उदाहरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख निकल कर आता है अम्बाला, महू, और कई निकल कर आते हैं जैसे जालंधर, बबीना, उधमपुर। ये सभी गैरीसन नगर है। तो गैरीसन नगर एक छावनी नगर होते हैं, सैन्य यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। और अम्बाला, महू, जालंधर, उधमपुर, बबीना, इस प्रकार से ये गैरीसन नगर आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, जैव ऊर्जा को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो जैव ऊर्जा जैविक उत्पादों, हम बात करें कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न संख्या है 14, और इसमें जो प्रश्न पूछा था आपको, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? तो सतत पोषणीय विकास, देखो सतत पोषणीय विकास यानी कि 100% भविष्य की जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको प्रभावित करती है ये पीढ़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना ही, देखो भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना ही जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने मन से भी किया होगा इसका सही आंसर। तो हवाई परिवहन का यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व है? देखो सबसे पहले मैं बता दूं, हवाई परिवहन से यहाँ पर कम समय में, देखो कम समय में हम अधिक दूरी तय कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हम महत्व लिख सकते थे कि इससे कम समय में दूरस्थ क्षेत्रों में हम जाया जा सकता है, या जो शीघ्र से विनाश होने वाली वस्तुएं हैं उसे कम समय में हम परिवहन किया जा सकता है जहाँ पर इसे परिवहन करना है। अगला जो प्रश्न पूछा था आपसे, दीर्घ उत्तरात्मीय प्रश्न, और खंड 6 में सेक्शन सी में आपका प्रश्न 16 आता है, निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कि वाणिज्य पतन, और इसका आप थोड़ा सा जो वर्णन करना चाहते थे करना था आपको। और अगला जो औद्योगिक तीसरा जो आता है वो विस्तृत आता है। तीसरा विस्तृत, इस प्रकार से ये पतनों का प्रकार लिख देना था। और वाणिज्य पतन और औद्योगिक पतन और विस्तृत पतन, इनका वर्णन आपको कर देना था। और दो चार उदाहरण आपको प्रत्येक के दे देने थे। प्रश्न संख्या 17 है, एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है। ये लाइन आप उत्तर में एक लाइन तो यही लिख सकते थे, एक उद्योगपति चीनी उद्योगों को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है। अब यहाँ पर से कारण बताइए, यानी कि कारण बताना है कि क्यों करता है। तो ये पहले तो ये लाइन लिख देते, फिर ये लाइन लिख देती, क्योंकि जो चीनी उद्योग होता है उसका प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो गन्ना होता है, और गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चीनी उद्योग स्थापित किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। देखो सड़कों का वर्गीकरण करना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देने थे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, इस प्रकार से आपको इसका वर्णन कर देना था। अगला यहाँ पर खंड द में निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 19वां प्रश्न पर्यटन के लाभ बताते हुए प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये बड़े प्रश्न है, आप करके आए गए होंगे। मैं इसका जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ। पर्यटन के लाभ को बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले जो कारक आते हैं वो जैसे मांग कारक आता है, परिवहन कारक आता है, इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते थे। व्यापारिक केंद्र क्या होता है, तो व्यापारिक केंद्र भी आप करके आ गए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये का यही प्रश्न और यही जो विकल्प है वो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न जो नीचे बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर कीजिए। तो यही बिंदु मैंने उसी वीडियो में बताया था और यही बिंदु यहाँ पर पेपर में आए हैं। तो चावल की आपको यहाँ पर कृषि का वर्णन कर देना था, फसल परिचय में लिख देना था कि ये एक प्रकार से खरीफ की फसल है और ये कब कब बोई जाती है, कब काट ली जाती है, इस प्रकार से लिख देना था आपको। और ब यहाँ पर जलवायु दशाएं लिख देनी थी आपको। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में यह उष्ण कटिबंधीय होती है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु में बो दी जाती है। और उत्पादक क्षेत्र आपको लिख देने थे कि चावल का उत्पादन क्षेत्र आता है जैसे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस प्रकार से आपको लिख देना था। भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की आपको व्याख्या करके आ जानी थी, जैसे अनियमित मानसून का यहाँ पर होना और भूमि सुधारों में कमी होना, छोटे खेतों एवं विखंडित जोत होना और निम्न उत्पादकता यहाँ पर आ जाती है, उन्नत किस्मों का प्रयोग नहीं करना, इस प्रकार से आ जाता है। और खंड यम सेक्शन ई में आपसे यहाँ पर मानचित्र पर आपको हवाई पतनों को अंकित करने के लिए पूछा गया था। मुंबई पतन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अंकित कर देते। और न्यूयॉर्क जो आता है वो उत्तरी अमेरिका में आता है तो आप उसको अंकित कर देते। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है और केप टाउन अफ्रीका में आता है, इस प्रकार से आप उनमें अंकित कर सकते थे। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लो एस्के की खानों को अंकित करना है। रत्नागिरी आपको दिया गया था लो एस्के की खान और दुर्ग दिया गया था बल्लारी और बेलाडीना। इसको जो है मानचित्र रेखा चित्र में आपको लो एस्के की खानें जो 4 दी गई थी उनको अंकित करना था। जैसे रत्नागिरी की जो आती है वो महाराष्ट्र में अंकित करना था और दुर्ग को छत्तीसगढ़ में अंकित करना था। इसी प्रकार से बल्लारी और बेलाडीना को भी आपको अंकित कर देना था। तो आज मैंने आपको राजस्थान कक्षा 12वीं बोर्ड भूगोल का जो आज पेपर आयोजित हुआ था उसकी संपूर्ण आंसर की बता दी है। आप इधर उधर सर्च नहीं मारे क्योंकि यही एकदम संपूर्ण एवं सटीक आंसर की मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। इसी प्रकार की आंसर की और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप भ्रांतियों से बच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।